नमस्ते बहनों, प्रज्ञात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो हमारी सीडीपी यानी बाल विकास की सीरीज चल रही थी। ये आज सेट नंबर 3 है। इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 करा दिए गए हैं। अगर आपने ना उसको ना देखा हो तो उनको भी जाके देखिएगा। आज का वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कठिन है। अगर आपसे इन क्वेश्चन ना बने तो फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी का अंदाजा लगाइए। अगर आपसे इन क्वेश्चनों में से 60% क्वेश्चन भी अगर बन जाएंगे तो समझ जाइएगा आपका आपसे सीडीपी तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर आपसे 60% क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो सीडीपी आपको एक बार और पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन 10-12 क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन आज उन्हें 10-12 क्वेश्चनों को कवर करने के लिए यह वीडियो लाया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रज्ञात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रज्ञात अकेडमी एमपी से जुड़ जाइए, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर आपको चारों सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए जो पीवाईक्यू एमसीक्यू की ई बुक है, तो आप 7389117670 ये इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करके ई बुक को ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञानात्मक लचीलापन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? एक बच्चा एक ही समस्या को हल करने के लिए केवल एक ही रणनीति अपनाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चा एक कार्य में बार बार असफल होने पर वही तरीका अपनाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक बच्चा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाता है और उन्हें स्थिति के अनुसार बदलता है। ऑप्शन नंबर डी, एक बच्चा केवल अपने माता पिता द्वारा बताए गए तरीकों का पालन करता है। संज्ञानात्मक लचीलापन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बच्चा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाता है और उन्हें स्थिति के अनुसार बदलता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकारी कार्य का एक उदाहरण है? पढ़ते समय केवल शब्दों को पहचानना, एक लंबी अवधि की योजना बनाना और उसे लागू करना, किसी भी नए ज्ञान को बिना विश्लेषण किए याद कर लेना, केवल अनुकरण द्वारा सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी कार्य का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक लंबी अवधि की योजना बनाना और उसे लागू करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, मार्शमैलो टेस्ट किस संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? दीर्घकालिक स्मृति, ध्यान नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और विलंबित संतुष्टि, समस्या समाधान कौशल। मार्शमैलो टेस्ट किस संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, आत्मनियंत्रण और विलंबित संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर, जब एक बच्चा एक नई जानकारी प्राप्त करता है और उसे मौजूदा समझ के साथ मेल नहीं खाती तो यह किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया से जुड़ा होता है? आत्मसात, समायोजन, प्रतिधारण या पुनर्सृजन। जब एक बच्चा एक नई जानकारी प्राप्त करता है और उसकी मौजूदा समझ के साथ मेल नहीं खाती तो यह किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया से जुड़ा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समायोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेटाकॉग्निशन का एक उदाहरण नहीं है? यह एक छात्र यह पहचानता है कि उसे गणित में सुधार करने की जरूरत है। ऑप्शन बी, एक छात्र पढ़ाई के दौरान अपनी समझ को जांचने के लिए आत्म प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर सी, एक छात्र किसी नए कौशल को सीखने के लिए बिना योजना बनाए प्रयास करता है। एक छात्र अध्ययन के लिए विभिन्न रणनीतियों की तुलना करता है और सबसे प्रभावी का चयन करता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेटाकॉग्निशन का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, एक छात्र यह पहचानता है कि उसे गणित में सुधार करने की जरूरत है। एक छात्र पढ़ाई के दौरान अपनी समझ को जांचने के लिए आत्म प्रश्न पूछता है।
ऑप्शन सी, एक छात्र किसी नए कौशल को सीखने के लिए बिना योजना बनाए प्रयास प्रयास करता है। या ऑप्शन डी, एक छात्र अध्ययन के लिए विभिन्न रणनीतियों की तुलना करता है और सबसे प्रभावी का चयन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक छात्र किसी नए कौशल को सीखने के लिए बिना योजना बनाए प्रयास करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि पारंपरिक आईक्यू परीक्षणों में आमतौर पर नहीं मापी जाती? तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, आत्मबोधी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि पारंपरिक आईक्यू परीक्षणों में आमतौर पर नहीं मापी जाती? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मबोधी बुद्धि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक उदाहरण निर्मितवाद का सिद्धांत सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? शिक्षक व्याख्यान देता है और छात्र नोट्स लेते हैं। छात्र समूह में काम करते हैं और किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। छात्र पाठ्य पुस्तक से उत्तर याद करके परीक्षा में लिखते हैं। या शिक्षक बोर्ड पर सवाल लिखता है और छात्र उत्तर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक उदाहरण निर्मितवाद सिद्धांत का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्र समूह में काम करते हैं और किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जेपीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन कार्यों को पहचानना जो छात्र बिना सहायता के कर सकते हैं। उन कार्यों को पहचाना जो छात्र केवल अपने शिक्षक की मदद से कर सकते हैं। उन कार्यों को पहचानना जो उन कार्यों को पहचानना जो छात्र साथी छात्रों की मदद से कर सकते हैं। उन कार्यों को पहचानना जो छात्र सहायता के बिना नहीं कर सकते। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उन कार्यों को पहचानना जो छात्र केवल अपने शिक्षक की मदद से कर सकते हैं। ऑप्शन बी। गैगने के अधिगम के कितने प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है? 4, 6, 8 या 9? गैगने ने अधिगम के कितने प्रकारों का वर्गीकरण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निष्कर्षण पद्धति का सबसे अच्छा उदाहरण है? शिक्षक पहले नियम समझाता है फिर उदाहरण देता है। छात्र स्वयं प्रयोग करके नए सिद्धांत विकसित करते हैं। शिक्षक और छात्र एक साथ चर्चा करके निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निष्कर्षण पद्धति का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक पहले नियम समझाता है और फिर उदाहरण देता है। ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गैगने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। शाब्दिक संगठन अधिगम का उदाहरण क्या होगा? किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को समझना, गणितीय सूत्रों को लागू करना, शब्दों और उनके अर्थों को याद करना या खेलों में किसी तकनीकी का अभ्यास करना। शाब्दिक संगठन अधिगम का उदाहरण क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्दों और उनके अर्थों को याद करना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संकेत अधिगम की विशेषता क्या है? व्यक्ति किसी कार्य को अभ्यास द्वारा सीखता है। व्यक्ति संकेतों और संकेतों की पहचान करके प्रतिक्रिया करना सीखता है। व्यक्ति किसी समस्या को हल करने की योजना बनाता है। व्यक्ति समूह चर्चा के माध्यम से सीखता है। संकेत अधिगम की विशेषता क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। संवेदनशील अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चे केवल अनुकरण द्वारा सीखते हैं।
सीखने में इंद्रियों यानी इंद्रिय अनुभवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम केवल पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। सभी ज्ञान जन्मजात होता है। संवेदनशील अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने में इंद्रियों यानी इंद्रिय अनुभवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन बी। अवबोधन अधिगम का मुख्य घटक क्या है? याद करना, समझना और समस्या समाधान, केवल अनुकरण या स्वचालित प्रतिक्रियाएं। अवबोधन अधिगम का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समझना और समस्या का समाधान करना। संकेत अनुक्रिया अधिगम का उदाहरण क्या होगा? बच्चे का बिजली के झटके से डरना, परीक्षा के लिए उत्तर रट लेना, खेलों में नई तकनीकी को सीखना, अपने अनुभवों को कक्षा में साझा करना। संकेत अनुक्रिया अधिगम का उदाहरण क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चे का बिजली के झटके से डरना। श्रृंखलाबद्ध अधिगम में व्यक्ति कैसे सीखता है? सरल कार्यों को जोड़कर जटिल कार्यों को सीखता है, केवल निर्देशों का पालन करता है, अपने अनुभवों के आधार पर स्वतंत्र रूप से सीखता है, स्वचालित रूप से प्रतिक्रियाएं देखता है। श्रृंखलाबद्ध अधिगम में व्यक्ति कैसे सीखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल कार्यों को जोड़कर जटिल कार्यों को सीखता है। मोटर अधिगम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? गणितीय सूत्र याद करना, साइकिल चलाना और सीखना, भाषा के नियम सीखना या ऐतिहासिक तिथियां याद करना। मोटर अधिगम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकिल चलाना और सीखना। समस्या समाधान अधिगम का मुख्य चरण कौन सा है? याद करना, विश्लेषण और निर्णय लेना, केवल अनुकरण या संकेतों की पहचान। समस्या समाधान अधिगम का मुख्य चरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्लेषण और निर्णय लेना। उच्च स्तरीय अधिगम की विशेषता क्या है? इसमें केवल रटने की प्रक्रिया होती है। यह संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इसमें बिना तर्क की चीजों को स्वीकार किया जाता है। यह केवल व्यवहारवादी अधिगम पर आधारित होता है। उच्च स्तरीय अधिगम की विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन। ये जो अभी क्वेश्चन कराए गए उन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कठिन था। अगर आपसे ना बना हो तो फिर भी चिंता होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कठिन था। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चा में परिप्रेक्ष्य ग्रहण करना सीखता है? इसका उत्तर होगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये जो वन लाइनर फैक्ट कराएंगे इनको जरूर रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोस्की के अनुसार निजीकृत भाषा में किसमें सहायक होती है? इसका उत्तर होगा आत्मनियंत्रण में और समस्या के समाधान में। क्वेश्चन नंबर 3, संकेत अधिगम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इसका उत्तर होगा पावलोव। पियाजे के अनुसार संरचनात्मक संकल्पना का विकास किस उम्र तक हो जाता है? इसका उत्तर होगा 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, मनोवैज्ञानिक औजार की अवधारणा किसने दी थी? इसका उत्तर होगा वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व निर्मित ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज को नए ज्ञान से जोड़ना किस शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण का भाग है? इसका उत्तर हो गया संज्ञानात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर होगा डेविड कोलब ने। क्वेश्चन नंबर 8, स्कैप फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा बच्चों को धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 9, निष्कर्षण विधि में शिक्षा कैसे दी जाती है? इसका उत्तर होगा सामान्य नियम से उदाहरण तक। पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है।
सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 11, संकेत अनुक्रिया अधिगम किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंधन से। क्वेश्चन नंबर 12, समस्या समाधान अधिगम का मुख्य चरण क्या है? इसका उत्तर होगा विश्लेषण और निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च स्तरीय अधिगम किसमें सहायक होता है? इसका उत्तर होगा आलोचनात्मक और तर्कसंगत सोच में। क्वेश्चन नंबर 14, गागने के बुद्धिगत कौशल अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 15, संवेदनशील अधिगम में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? इसका उत्तर होगा इंद्रिय अनुभव। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पारंपरिक स्तर की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका उत्तर होगा सामाजिक मानदंडों और नियमों का पालन। क्वेश्चन नंबर 17, अनुबंधन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग के अनुसार अधिगम किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 18, बंडोरा यानी बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अधिगम कैसे करते हैं? इसका उत्तर होगा अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से। कार्यकारी कार्य में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा आत्मनियंत्रण और योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 20, मनोवैज्ञानिक अपरिपक्वता का क्या प्रभाव होता है? इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में देरी। ये थे 50 सवाल। 50 सवाल तीसरा सेट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 7 सेट और आएंगे जिससे सीडीपी आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करके आप लोग ई बुक को भी ले सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल के सेट में। सीडीपी इसी प्रकार सीडीपी का सेट शाम को आएगा, जो अब सुबह वाला सेट आता है जिस प्रकार आज सुबह का सेट आया था उसी प्रकार आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल।